तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे थे एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। आज के लेक्चर में हम इस यूनिट के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने एपिनेफ्रिन के थेराप्यूटिक यूजेस के हवाले से बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एपिनेफ्रिन को हम कॉमनली जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बनिस्बत नॉर एपिनेफ्रिन के। मतलब ये है कि एपिनेफ्रिन का जो यूज़ है वो ज़्यादा है बनिस्बत नॉर एपिनेफ्रिन के। इसको जो है हम ब्रोंकियल अस्थमा के लिए जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर पर एक्ट करके उसको क्या करती है, उसको ब्रोंको डायलेशन काज करती है। ठीक है। इसी तरह से कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट और सर्जरी के दौरान भी हम एपिनेफ्रिन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ पिछले क्लास में बात की थी। अब हम आ जाते हैं आइसोप्रेनलीन की तरफ, जिसको हम प्रोटिरेनॉल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि इट इज डायरेक्टली एक्टिंग सिंथेटिक एड्रेनोसेप्टर्स एगोनिस्ट एक्टिंग ओनली ऑन बीटा 2 रिसेप्टर विद नो इफेक्ट ऑन अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स। ठीक है। आइसोप्रेनलीन जो है ये हमारे साथ सिंथेटिक एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि सिर्फ बीटा रिसेप्टर्स पर क्या करती है, एक्ट करती है। अल्फा रिसेप्टर्स पर जो है ये कोई इफेक्ट जो है काज नहीं करती। ठीक है। एक मिनट वेट करें प्लीज। अच्छा जी। तो बीटा रिसेप्टर्स पर जो है ये सिर्फ एक्ट करती है और इसी तरह से जो अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स है उसको इफेक्ट नहीं करती। इसकी अगर हम हाफ लाइफ को देखें, ठीक है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 से लेकर 7 मिनट्स तक है। ठीक है। लाइक ऑल कैटिकोल्स अमीन्स इट इज गिवन पेरेंटली। ये भी हम क्या करते हैं, पेरेंटली पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, ओरली हम ये नहीं दे सकते। The intravenous must be given carefully because the overdoses cause cardiac arrest। ठीक है। इसी तरह से जब हम ये इंट्रावीनियसली देते हैं आइसोप्रेनलीन्स, ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो बरतनी होती है, बहुत ज़्यादा काशन के साथ हमने पेशेंट को ये एडमिनिस्टर करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी मिकदार हम ज़्यादा एडमिनिस्टर कर लेते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। तो इस वजह से इसको जब भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है हमने बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है काम लेना होता है। क्लियर है। आइसोप्रेनलीन्स की अगर हम एक्शन की बात करें कि किस तरह से ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है या ये क्या काम करता है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। आइसोप्रेनलीन्स वेल स्टिमुलेट। आइसोप्रेनलीन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आइसोप्रेनलीन्स जो है ये सिर्फ बीटा एड्रेनोसेप्टर्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अल्फा एड्रेनोसेप्टर पर इसका किसी किस्म का असर रसूख नहीं होता। सो आइसोप्रेनलीन्स जो है ये क्या करती है, बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे साथ हार्ट में मौजूद होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और इसके साथ साथ एरिथमिया काज हो जाती है। रिदम ऑफ द हार्ट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। इसी तरह से बीटा 2 जो कि लंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होते हैं आइसोप्रेनलीन्स की वजह से, तो क्या होता है, वहाँ पर ब्रोंको डायलेशन काज हो जाती है, मतलब ये मसल रिलैक्सेंट है। इसी तरह से बीटा 2 जो कि ब्लड वेसल्स में होती है, जब वहाँ पर ये स्टिमुलेट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वेसो डायलेशन, वेसल जो है वो डायलेट हो जाते हैं और इसी तरह से जो जो क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, तो उनमें बीपी को क्या कर लेती है, डिक्रीज कर लेती है। ठीक है। थेराप्यूटिक इसकी क्या यूजेस है, तो थेराप्यूटिकली अगर हम इसकी यूजेस को देखें तो इट इज़ नो लॉन्गर यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स ऑन द हार्ट पर इसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से अब इसको जो है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ नहीं किया जाता।
हार्ट पर इसके क्या असरात होते हैं? हार्ट पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ये होते हैं कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से एरिथमिया काज हो जाता है और पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाता है। तो इस एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से अब इस ड्रग को जो है नहीं यूज़ किया जाता ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। इट इज़ ओनली यूज now to reverse the heart block which is produced by overdose of beta blocker। ठीक है, इसको जो है आजकल जो यूज़ किया जाता है तो वो क्या किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है? टू रिवर्स द हार्ट ब्लॉक को रिवर्स करने के लिए, जो कि जब हम बीटा ब्लॉकर ओवरडोज उसकी देते हैं तो उसकी वजह से हार्ट ब्लॉक जो है वो रिवर्स हो जाती है और कंडीशन जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। तो इस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है, बाकी इसके अलावा किसी और मकसद के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं डोपामीन की तरफ। डोपामीन ये हमारे साथ क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे साथ। ठीक है, dopamine is a non-selective adrenergic agonist which acts either directly on dopamine receptors in addition to beta-1 adrenergic receptors or indirectly by releasing norepinephrines. Like all catecholamine, it is given parenterally। इसी तरह से दूसरे catecholamines की तरह एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की तरह इसको भी पेरेंटली जो है दिया जाता है आईवी के ज़रिए। ठीक है, तो डोपामीन जो है ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है। ये जो है डायरेक्टली डोपामीन रिसेप्टर पर भी एक्टिंग करती है और इसके साथ साथ जो बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी ये क्या करती है? इफेक्ट करती है। इट डज नॉट काज टॉलरेंस जो है ये काज नहीं करती। इसके अगर हम हाफ लाइफ को देखें तो ये 3 to 5 मिनट्स इसका हाफ लाइफ होता है, मतलब 3 से लेकर 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये 50% अपने इफेक्ट शो कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ मेटाबोलाइज बाय इधर कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन इन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स और बाय हमारे साथ क्या है? MAO इन द लिवर में हमारे साथ जो ये एंजाइम होता है। ठीक है, MOA से क्या आता है? मेरे माइंड से निकल गया। मिथाइल एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम है कि इस तरह से कुछ है, तो जो लिवर में होते हैं तो इसके जरिए मोनोमाइन ऑक्सीडेज मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज तो ये एंजाइम है जो कि लिवर में होते हैं, तो इसके ज़रिए इसकी क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है। सही है, तो डोपामीन ये क्या करती है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब क्लिनिकली अगर हम डोपामीन की यूजेस की बात करें तो इन स्मॉल डोज ऑफ डोपामीन, जैसे कि हमारे साथ लेस देन 5 माइक्रोग्राम या किलो पर केजी पर मिनट बाय इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। रिनल डोज के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारे साथ रिनल डोज है। ठीक है, जो ऊपर बताया गया है कि स्मॉल डोज ऑफ डोपामीन डेट इज लेस देन या इक्वल टू 5 यू, ये यूग्राम है या माइक्रोग्राम है, पर केजी पर मिनट बाय इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इट विल स्टिमुलेट डोपामीन रिसेप्टर ओनली। ये क्या करती है? ये सिर्फ डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वेसो डायलेशन होती है। इसके अलावा रिनल वेजिकुलर बेड, सेरेब्रल वेजिकुलर बेड, कोरोनरी वेजिकुलर बेड, मेजेंटेरिक वेजिकुलर बेड, मतलब इन कंडीशन में जो है इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसीलिए देयर फॉर इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ठीक है, टू सेव दीज वाइटल ऑर्गन फॉर हाइपोक्सिया। इसीलिए इन ऑर्गन्स को हाइपोक्सिया से बचाने के लिए हम इस मेडिसिन को ख़ास तौर पर जो पेशेंट शॉक में चले जाते हैं तो शॉक के कंडीशन में हम फिर ये डोपामीन क्या करते हैं? पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सो एट हायर डोजेस, जब हम इसको हायर डोजेस पर देते हैं, ठीक है, डोपामीन को, तो विजिकल डायलेशन इफेक्ट डोपामीन रिसेप्टर इज मास्क बाय द हमारे साथ क्या है? ये विजिकल VC इफेक्ट
अच्छा जी, वेसिकुलर कंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। तो ये आगे स्लाइड में अब हम देखते हैं कि ये इन्होंने क्या बात की है यहाँ पर। अच्छा जी, सर ये बेड जो लिखा है ये क्या है? क्या चीज? वीसी। सर ये जी सर ये सेरेब्रल वैस्कुलर बेड और ये सारा ये क्या? ये हमारे साथ एबनॉर्मल कंडीशन है ना। रेनल वेसिकुलर बेड मतलब किडनी की एबनॉर्मल कंडीशन है। सेरेब्रल वेसिकुलर बेड मतलब ब्रेन की एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रही है। कोरोनरी वेसिकुलर बेड मतलब हार्ट के जो कोरोनरी वेजल होते हैं या जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। मेजेंटेरिक वेसिकुलर बेड से मुराद ये है कि हमारे जो स्टमक है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है मेजेंटेरिक वेसिकुलर, तो वहाँ पर जो वेजल होते हैं उसके हवाले से कह रहे हैं। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के। तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, डोपामीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। जी सर वो लेकिन वो ये कह रही बेड का वर्ड कभी सुना नहीं है ना। अच्छा जी, बेड क्यों लगा है? अच्छा जी, आप लोग ये देखें तो इसका मतलब क्या है आप मुझे भी बता दें। अब यहाँ पर मेरे माइंड से इसका मतलब निकला हुआ है तो मैं क्या बताऊँ आपको। ओके सर देखते हैं सर। आप देख ले फिर मुझे भी बताइएगा। In medium dose 5 to 15 microgram per kg per minute by intravenous infusion। कार्डियक डोज, ये हमारे साथ अब कार्डियक डोज के लिए जो है हमें बताया गया, ठीक है। मतलब कार्डियक एबनॉर्मल कंडीशन के लिए जब हम ये डोपामीन देते हैं तो कितने मिकदार में देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको मकदार दिया गया है 5 to 15 ug per kg per minute by intravenous infusion। इट विल बी स्टिमुलेट बाय बीटा 1 रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करती है, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से हाई डोज ऑफ डोपामीन अगर हम इसको 15 यूजी पर केजी पर मिनट पर बाय इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ये करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे अल्फा 1 रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर कंट्रिक्शन या वेरिकुलर कंट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो द हाई डोज ऑफ डोपामीन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन शॉक। तो इस वजह से डोपामीन की जो हाई डोजेज है उसको जो है शॉक के कंडीशन में रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर शॉक में आप ज़्यादा मकदार में डोपामीन देते हैं तो इसकी वजह से दोबारा से वेसिकल जो सॉरी वेसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड फ्लो टू डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो मज़ीद जो है शोक कंडीशन एब नॉर्मल हो जाती है, मज़ीद जो है कंडीशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर हमारे साथ आता है फिनोल डोपम। फिनोल डोपम, ठीक है। फिनोल डोपम को अब हम डिस्कस करेंगे। फिनोल डोपम तो ये क्या चीज़ है। फिनोल डोपम इज एन एगोनिस्ट ऑफ पेरिफेरल डोपामीन D1 receptor. It is used as rapid acting vasodilator, rapid acting vasodilator to treat severe hypertension in hospitalized patient, ठीक है। फिनोल डोपम जो है, फिनोल डोपम ये हमारे साथ, ये भी एक हमारे साथ एगोनिस्ट है, ठीक है, पेरिफेरल डोपामीन रिसेप्टर्स का। इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं जिनको सेवियर हाइपरटेंशन हुई होती है तो उनके लिए, उनके इलाज के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ रैपिड एक्टिंग वेजोडाइलेटर है, ठीक है, जो कि बहुत कम टाइम में अपने इफ़ेक्ट्स को क्या करती है, शो करती है। तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पेरिफेरल डोपामीन 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पर काम करती है, वेसोडाइलेटर है, ठीक है। क्लियर है। सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स में हमारे साथ एम्फिटामीन्स आते हैं, ठीक है। एम्फिटामीन्स ये हमारे साथ क्या है, नॉन सेलेक्टिव एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है।
नॉन कैटेकोल्स एमीन्स है, ठीक है। एक्ट मेनली इनडायरेक्टली बाय एनहांसिंग नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज एंड डोपामीन। ये जो एम्फेटामीन्स है ये क्या करती है, इनडायरेक्टली एक्ट करते हुए नॉर एपिनेफ्रीन और इसके साथ साथ जो डोपामीन सिक्रीशन है उसको क्या करती है, एनहांस करती है, इंक्रीज करती है। सिंस इट इज़ नॉन कैटेकोल्स अमीन इट कैन बी ओरली, ये हम ओरली भी पेशेंट को दे सकते हैं। ये हमारे साथ लिपिड सोलुबल होते हैं, ठीक है। इनफ टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है और इसी तरह से गोज टू ऑल पार्ट्स, और फिर हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स में ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये जाती है तो वहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस एंड इंसोमिया का शिकार हो जाता है पेशेंट, मतलब हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो जाता है बंदा, जो है एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको नींद भी नहीं आती, इंसोमिया उनको हो जाती है और रेस्टलेसनेस का शिकार भी वो हो जाते हैं। क्लियर है? समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? हेलो जी सर सुन रहे हैं सर। जी सर आ रही। ठीक ठीक, काइंडली सर रिस्पॉन्स सुन दिया रहे करें। हैं। आप ऐसे खामोशी से बैठे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग सोए हुए हो। सर अभी ऊपर ऊपर से गुजर रहे हैं, तो दोबारा सुनेंगे फिर। नहीं नहीं, वो यूनिट ना, इसका जो पहला पार्ट है उसको आप सुने, ठीक है, और फिर दूसरे पार्ट को, तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी जो पूरे मैकेनिज़्म वगैरह है वो हमने पार्ट 1 2 में पढ़े हुए हैं। अभी सिर्फ इनके क्लिनिकल यूजेस इफ़ेक्ट्स को हम पढ़ रहे हैं कि ये ड्रग्स क्या इफ़ेक्ट्स काज करते हैं और किस तरह से काज करते हैं। बाकी इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी पार्ट 1 2 में पढ़ चुके हैं। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एम्फेटामीन्स लाइक सर अल्फा 1 याद करते हैं तो अल्फा 2 भूल जाता है, बीटा 1 याद करते हैं तो बीटा 2 भूल जाता है। खैर ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो हमसे भूल गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वापस आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो अपनी मेहनत जो है जारी रखें और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। Amphetamine is a drug of abuse that should not be prescribed. However, amphetamine-like drugs can be prescribed for the following condition, like हमारे साथ attention deficit hyperactivity disorder हो गया। ADHD से मुराद attention deficit hyperactivity disorder। इसके लिए हम जो ड्रग देते हैं वो हमारे साथ मिथाइलफिनिडीड्स और डिक्सा फिटामीन्स है, ठीक है, ये देते हैं। इसी तरह से नर्कोलिप्सी के लिए हम डिक्सामेटाफिन्स और मिडोफिनेल्स देते हैं, जो कि नर्कोलिप्सी इज़ इरिवर्स, अच्छा जी ये क्या, इररेजिस्टिबल अटैक ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द डे इन स्पाइट ऑफ इनफ स्लीप एट द नाइट। नाइट में सारा नाइट जो है स्लीप करने के बाद, सोने के बावजूद भी सुबह जो है, सुबह सवेरे भी अगर वो उठ जाए तो अचानक उठते उठते, मतलब कड़े हुए भी उनको जो है नींद आ जाती है। लोग जो है अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बैठे बैठे सो जाते हैं या खड़े खड़े जो है वो सो जाते हैं। तो इस तरह के जो इररेजिस्टिबल अटैक होते हैं नींद के, जिन पर जिसमें एकदम से नींद जो है वो बंदे पर हमला करके उसको बिल्कुल क्या कर देता है, दुनिया से बेखबर कर लेता है और वो खड़े खड़े सो जाता है, तो इसको कहते हैं नार्कोलिप्सी, ठीक है। तो इसके लिए जो है डिक्सामेटाफिन्स और डिक्साफेटामीन्स और मोडाफिनेल्स जो है ये दिए जाते हैं। टू सप्रेस एपेटाइट, एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए इन वेरी obese person amphetamine like drugs can act centrally on the hunger center in the hypothalamus to suppress appetite।
अच्छा जी, मोटे लोगों के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ड्रग्स है। वो लोग जो कि मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर वो लोग ये ड्रग्स खाए, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर चाहे वो 2 दिन तक भी खाना ना खाए और सिर्फ इस ड्रग को खाए, तो ये ड्रग क्या करती है, उनकी भूख को ख़त्म करती हैं। जहाँ पर ये क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस में मौजूद जो हंगर सेंटर होता है, जिसके ज़रिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हम खाना खाते हैं, तो वो हंगर सिस्टम जो है ये इस ड्रग की वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है और फिर हमें भूख नहीं लगती, फिर हमें भूख प्यास जो प्यास तो छोड़े भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हम खाना नहीं खाते। तो इस तरह से मोटापा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? यस सर। एम्फेटामीन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके हमारे साथ साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स आर ड्यू टू क्रॉनिक यूज़ की वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये टॉलरेंस काज कर सकती है, डिपेंडेंसी काज करती है, बंदा इसका बिल्कुल आदी हो जाता है, एडिक्शन काज करती है, पैरानोमा थॉट प्रोसेस हैवीली इन्फ्लुएंस बाय एंजाइटी और फियर। पैरानोमा से मुराद ये है कि बंदे को बगैर किसी वजह के खौफ डर जो है वो फील होने लगता है और इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। साइकोसिस से मुराद ये है कि लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, बंदा जो है वो फिर रियलिटी में नहीं होता, उनको जो है अपने इर्द गिर्द के बारे में जो है वो फिर कुछ भी पता नहीं होता, या वो हकीकत को जो है तस्लीम नहीं कर पाते। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइकोसिस, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है एम्फेटामीन के यूज़ की वजह से काज होते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ इफ़ेड्रीन्स आते हैं। इफ़ेड्रीन्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या करती है, डायरेक्टली एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स, ये अल्फ़ा बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती हैं। इसको जो है हम एफिनेफ्रिन की तरह पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये क्या करती है, इनडायरेक्टली नॉर एपिनेफ्रिन की जो सिक्रीशन है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सेम है, एम्फेटामीन की तरह ही ये काम करती है, ठीक है। इट काज टॉलरेंस बट नॉट एडिक्शन, ये भी टॉलरेंस काज करती है लेकिन एडिक्शन जो है ये काज नहीं करती, बंदे को जो है अपनी आदि नहीं बनाती, ठीक है। एम्फेटामीन की तरह ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर भी ये काम करती है। ये जो है एपेटाइट को सप्रेस नहीं करती, ठीक है। सो क्लिनिकल यूजेस इसके ये है कि इसको हम प्रेशर एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाइपोटेंशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे साथ डीकंजेस्टेंट के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए इसको आजकल जो है यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो लेस है और इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ज़्यादा टाइम में जो है अपने इफ़ेक्ट्स को शो करता है, तो इस वजह से इसका यूज़ जो है आजकल इतना नहीं होता। फिर हमारे साथ सीडोइफेड्रीन्स आते हैं। सीडोइफेड्रीन जो है इसकी अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखें तो बिल्कुल इफेड्रीन्स की तरह ही होते हैं। इट इज़ नॉट कंट्रोल, ये जो है कंट्रोल में नहीं मतलब इसको कंट्रोल, ये हमारे साथ ऐसे ड्रग है कि इसको लोग बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग है ये हमारे साथ। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ डीकंजेस्टेंट के तौर पर कॉमनली जो है इसको यूज़ किया जाता है सीडो इफेड्रीन्स को, ठीक है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिंपल एमसीक्यूज है, आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग adrenergic receptor drug which is commonly used as a decongestant, तो वो आपके पास क्या होगा, सीडोइफेड्रीन आएगा, सही है। इसके बाद हमारे साथ आता है फिनाइल प्रोप्रानो, अच्छा जी, फिनाइल प्रोप्रानोल एमीन, फिनाइल प्रोप्रानोल एमीन, अच्छा जी, ये क्या है? सर ये आपके एग्जाम हाँ, मतलब आते तो है लेकिन इस तरह से मुश्किल सवालात इससे नहीं आते, जस्ट इसकी डिफिनीशन आते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है,
इसी तरह से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में क्या क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 किस तरह के इफेक्ट काज करते हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो है ये हमारे साथ क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करती है ना। इसी तरह से जो बीटा ब्लॉकर है वो वेजो डायलेशन काज करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको याद करना। Again, it is similar to pseudoephedrine and was used as a decongestant, but it was stopped because it may cause cerebral hemorrhage. ठीक है, फिनाइल प्रोप्रानोल एमीन जो है ये भी बिल्कुल डिकंजेस्टेंट के लिए जो है यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये सेरेब्रल हेमरेज काज करती है। तो सेरेब्रल हेमरेज काज करने की वजह से इसकी यूज़ जो है इतनी नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीमेटाजोलिन जो है ये हमारे साथ क्या है, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एगोनिस्टिक एक्टिविटीज़ को काज करती है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एगोनिस्टिक एक्टिविटी काज करती हैं और एज अ डीकंजेस्टेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। सही है, क्लियर है कि नहीं? एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट सेलेक्टिव ड्रग्स की अब हम बात करेंगे। एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट के जो सेलेक्टिव ड्रग्स है उसकी अब हम बात करेंगे। तो इसमें फिनाइल इफ्रीन आ जाते हैं। ठीक है, जो कि रिलेटिवली अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव है। क्लोनिडीन अल्फ़ा 2 है। डो ब्यूटामीन बीटा 1 है। बुटामोल बीटा 2 है और रिटोड्रीन जो है ये हमारे साथ क्या है, बीटा 2 है, बीटा 2 है। इसी तरह से कल जो है हमने रिटोड्रीन के बारे में बात की थी कि हम इसको डिलीवरी के टाइम यूज़ नहीं कर सकते। तो असल में बात यह है कि सिचुएशन के मुताबिक इसका हर एक ड्रग को हम सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करते हैं। फिर जब इस पर हमने रिसर्च की, इसको जब हमने देखा तो वहाँ पर पता चला कि रिटोड्रीन जो है ये लेबर को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब अक्सर डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो उसके लिए लेबर जो है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाता है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड जो है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है, तो इसके लिए रिटोड्रीन जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। अगर आप खुद भी सर्च करें तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट में हमारे साथ फिनाइल इफिरीन है। ठीक है, तो इस ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है। ये डायरेक्टली अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करके इफेक्ट को काज करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स नॉट कैटिकोल अमीन एंड डज नॉट मेटाबोलाइज बाय कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के ज़रिए इसकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती। इट हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये जो है ज़्यादा टाइम के लिए इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है बनस्बत कैटिकोल अमीन्स के। क्लिनिकल यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये हमारे साथ क्या है, मेड्रिएट्रिक एजेंट है टू एग्जामाइन द फंडस ऑफ द आई। ठीक है, इसी तरह से इट एक्ट ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन द रेडियल डायलेटर प्यूपिलरी मसल्स। ठीक है, मतलब जो रेडियल मसल्स होते हैं आई में, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि ये किस तरह से प्यूपिल को डायलेट करती है, किस तरह से रेडियल मसल में ये इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये वो है। ठीक है, इसी तरह से एज अ डीकंजेस्टेंट के तौर पर जो है हम इस फिनाइल इफ्रीन को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एज अ नेज़ल ड्रॉप। ठीक है, नेज़ल ड्रॉप के तौर पर टू काज वेजो कंस्ट्रिक्शन इन द नेज़ल blood vessels and relieve congestion. As a vasopressor agent in case of hypotension, alpha 1 stimulation cause vasoconstriction leading to increased blood pressure. ठीक है, जब हाइपोटेंशन हुई होती है, पेशेंट को हाइपोटेंशन बीपी डाउन हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो फिनाइल इफरीन होते हैं ये वेसोप्रेसर के तौर पर काम करती है और ब्लड प्रेशर को क्या करती है, इंक्रीज करती है, अप करती है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये फिनाइल इफिरीन के क्या है, क्लिनिकल यूजेस है। इन मकासद के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम क्लोनिडीन की बात करें तो क्लोनिडीन ये हमारे साथ
अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, ठीक है। ये हमारे साथ अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, मतलब अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ ये बॉन्डिंग करके उसके साथ एक्ट करके इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, एक्ट सेंट्रली एज अ सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग के तौर पर काम करती है। क्लोनिडीन इज लिपिड सोलुबल, ये लिपिड के साथ रिएक्शन करती है, सो इट फ्रीली पासिस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके, जो कि मेडुला और पोन में पाए जाते हैं, उसको स्टिमुलेट करके सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज कर लेती है और इसी तरह से ब्लड प्रेशर को क्या कर लेती है, डिक्रीज कर लेती है। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको जो है हम माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मोरफिन विड्रावल सिम्टम्स के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से लेबर के दौरान जो पेन होता है तो उस पेन रिलीफ के लिए हम एज अ एनाल्जेसिक के तौर पर क्लोनिडीन को जो है हम क्या करते हैं, क्लोनिडीन को यूज़ करते हैं। द डोज, इसका जो डोज होता है वो 1.25 यूजी पर डे के हिसाब से जो है दिया जाता है। इसको जो है हम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। इसके साथ साथ वो पेशेंट जिनको रेनल फेलियर हुआ हो, ठीक है, तो उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है रेनल ब्लड फ्लो जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है या कार्डियक आउटफ्लो होता है या आउटपुट होता है, उसको जो है ये क्या करती है, इफेक्ट नहीं करती। तो इस वजह से रेनल फेलियर पेशेंट में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, क्लोनिडीन की एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि ये डिप्रेशन काज कर सकती है, डिजीनेस काज कर सकती है, इंसोमिया और नाइटमेयर्स काज कर सकती है, इम्पोटेंसी काज कर सकती है, एलोपीशिया या एलोप्सिया काज कर सकती है, आर्टिकेरिया काज कर सकती है, वेट गेन कर सकती है, फ्लूइड रिटेंशन काज कर सकती है, और सडन विड्रावल लीड, अगर हम इसको एकदम से इसको डिसकंटिन्यू कर ले तो इसकी वजह से रिबाउंड हाइपर टेंशन काज कर सकती हैं। तो ये क्लोनिडीन के एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। सही है? अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना